वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, फटाक से चाहिए कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं मिलेगा। वेल, तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले पार्ट का द एंड हुआ था। गौरिंग को डायरेक्टर एक आदमी का डेटा दिखाते हुए कहती है कि ये कल सुसाइड करने वाला है और तुम्हें इसे रोकना होगा। जिसके बाद गौरिंग वॉन्जो और सैम को लेकर उस आदमी के घर पहुंच जाती है जिसका नाम यंगचुल है। वो तो वहाँ पर नहीं होता और उसका इतना ज्यादा गंदा घर देखकर वो सफाई करने के लिए बोलती है और वॉन्जो को सफाई का सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। वॉन्जो को रास्ते में लीरंग मिल भी जाते हैं जो कि कबाड़ इकट्ठा कर रहे होते हैं। वॉन्जो फिर उनकी गाड़ी लेकर उनसे बात करते हुए घर की तरफ जाने लगता है और फिर दोस्तों उसी टाइम पर रास्ते में कुछ गुंडे आकर लीरंग को उनका घर बेचने के लिए परेशान करने लगते हैं। ये देखकर वॉन्जो को उन पर बहुत गुस्सा आता है। यंगचुल उसे रोकते हैं लेकिन वो गुंडे ज्यादा बदतमीजी करने लग जाते हैं तो वॉन्जो की उनसे फाइट हो जाती है और वो बेचारा पिट पिटा कर गौरिंग और सैम के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद गौरिंग लीरंग को बताती है कि वो एक ग्रिम रीपर है और आज आपकी डेथ होने वाली है, लेकिन आप तो सुसाइड करने वाले थे और इसलिए हम वही रोकने के लिए आए हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तो लीरंग उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई थी, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चली और इसलिए अब मैं पब्लिक में सुसाइड करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरे बारे में सब पता लगे। लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं अपना काम अच्छे से जरूर करूँगा। जिसके बाद वो चारों भी लीरंग के साथ में कबाड़ी इकट्ठा करने लग जाते हैं और कबाड़ी के पास बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कबाड़ी वाला उन्हें काफी कम पैसे ऑफर करता है। ये देखकर वॉन्जो और गौरिंग को काफी बुरा लगता है, लेकिन भाई लीरंग तो अपने आखिरी दिन की वजह से सारी की सारी सेविंग्स उसे ही देते हुए कहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। और ये सुनकर तो वो आदमी भी उन्हें डिनर पर आने के लिए ही इनवाइट करता है। दुखी होकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद सब लोग सनसेट देख रहे होते हैं जहाँ लीरंग सभी को कहते हैं कि मुझे वॉर में जाने का फैसला कभी नहीं लेना चाहिए था। फिर वो अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाते हैं कि 1950 में जब कोरिया वॉर चल रही थी तो वो उसमें लड़ने के लिए गए थे, जहाँ पर उनका डॉग नाम का एक अच्छा दोस्त बन गया था और एक दिन हमारे ऊपर खाना खाते हुए किसी ने हमला कर दिया था, जिसमें डॉग काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और मैं उसे उठाकर जब हॉस्पिटल लेकर गया था तो उसकी दोनों टांगे ही काटनी पड़ी थी, जिसके कारण वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे अब अपनी सारी लाइफ इसी तरह बितानी पड़ती। वॉर खत्म होने के बाद जब मैं घर आया तो मेरी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी और ये सब कुछ देखकर मैं आज तक वो सारे पल नहीं भूल पाया हूँ। जब भी मैं कहीं काम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बस वॉर की सारी बातें ही याद आती रहती हैं और इसलिए मैंने शादी तक नहीं की और कबाड़ का ही काम करने लगा। लीरंग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं तो गौरिंग उनसे पूछती है कि वो इतना ज्यादा सैड क्यों है। लीरंग बोलते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और ऐसे ही उसे वेस्ट कर दिया है। तो गौरिंग फिर उसे अपनी पावर से एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कोरिया को दिखाते हुए कहती है कि आज जो कुछ भी कोरिया बना है, जो भी इसकी खूबसूरती है, जहाँ पर लोग शांति से जी रहे हैं, ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है, क्योंकि अगर आप वॉर में नहीं लड़ते तो आज कोरिया ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ सुनकर तो लीरंग काफी खुश हो जाते हैं। वॉन्जो भी अपने फोन में एक नोटिफिकेशन देकर काफी खुश हो जाता है और भागता हुआ लीरंग के पास आकर कहता है कि मैंने सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड डोंग को ढूंढ लिया है। मैंने आपकी फोटो उसमें डाली थी जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट भी किया है कि अगर आप ना होते तो फिर तो आज वो अपनी फैमिली के साथ खुश भी ना होते। साथ ही दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डोंग ले यंग पर गुस्सा हो रहा था तो उन्होंने उससे कहा था कि उसने उसे इसीलिए बचाया है ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदा देख सके, जो कि तुम्हारा वापस लौटने का इंतजार भी कर रही होगी। और ये देखकर तो लीरंग की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कि आज लोग उसे जान रहे हैं। गौरिंग को फिर उसी टाइम पर एक जरूरी काम आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और पार्क के पास जाकर बोलती है कि लीरंग की सोल तुमको ही लानी चाहिए क्योंकि वो तो रिस्पेक्ट के काबिल है। लेकिन फिर पार्क उसे इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद गौरिंग डायरेक्टर के पास जाकर भी सेम यही बात बोलती है तो डायरेक्टर उसे बताती है कि अभी पार्क भी यही कह रहा था, जिससे कि वो थोड़ा शॉक होती है। और वहीं दूसरी तरफ गुंडे आकर फिर से लीरंग से धक्का मुक्की करने लग जाते हैं कि तभी गौरिंग आकर ली और वॉन्जो के साथ में अंदर भेज देती है और गुंडों की जमकर धुनाई करती है। वॉन्जो भी डॉक्टर को कॉल करने लग जाता है तो लीन उसे रोकते हुए कहता है कि अब इनका टाइम पूरा हो चुका है और वो रोते हुए फिर बाहर ही आ जाता है। गौरिंग भी उसे समझाकर सीधा अंदर आने को कहती है और उसके बाद पार्क लीरंग के पास आता है और कहता है कि मैंने आपको वार में बहादुरी से लड़ते हुए देखा था,
और इसीलिए मैंने सारे के सारे ग्रिम रीपर को यहाँ पर आपके सम्मान के लिए बुलाया है। जिसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद सारे के सारे ग्रिम रीपर और खुद डायरेक्टर भी लीरंग की सोल को लेने के लिए आती है और लीरंग गॉरिन को थैंक यू कहती है। थोड़ी देर में ही लीरंग की डेथ हो जाती है और उनकी सोल सबको थैंक यू कहते हुए वॉन्जू को गले से लगाकर पार्क के साथ में चली जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर वॉन्जू से पूछती है कि अब तो तुम्हें काम अच्छा लगने लग गया होगा ना। वॉन्जू भी फिर उन्हें कहता है कि आपके पास पावर होने के बाद भी आप सब कुछ रोक लेती हो। तो डायरेक्टर उससे बताती है कि नहीं, हमारा काम बस लाइफ और डेथ के बीच में बैलेंस बनाए रखना है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी टीम भी अच्छे से काम करे, लोगों को खुश रखे। तो फिर वॉन्जू उनसे गॉरिन की तरह ही पावर मांगता है, लेकिन डायरेक्टर उसे साफ इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे फिर तीनों ऑफिस में होते हैं कि तभी अचानक से उनका सिस्टम हिले लग जाता है और उनके पास आधी अधूरी नोटिफिकेशन आने लगती है, क्योंकि दोस्तों जुमादोंग के सर्वर में एक वायरस जो घुस गया था, जिससे कि फिर उन्हें सिर्फ इतनी से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मरने वाला इंसान एपी मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है और उसका बर्थडे अप्रैल में आता है। ये देखकर वो तीनों ही कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस होता है। जिसके बाद वो बस गॉरिन को ही जॉब पर रखता है, क्योंकि वो एक लड़की थी। ये देखते ही गॉरिन तो उसकी धुनाई ही करने लग जाती है और फिर तीनों को जॉब पर रखने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे फिर सैम बताता है कि बॉस के पास हर एम्प्लॉय का डेटा होता है, तो जिससे कि हमें काफी आसानी से पता लग पाएगा कि अप्रैल में किसका बर्थडे है। मौका पाते ही सैम पास में बॉस के लैपटॉप से डेटा निकाल लेता है, जिसमें 4 लोगों का बर्थडे ही अप्रैल में होता है, जुंगवोरा, किम यंजू और शिनयेना, साथ ही ली दोंगजा। और अब वो तीनों खुद को एक एक पर्सनल पर बांट लेते हैं, लेकिन वॉन्जू शिनबोरा पर नजर रखता है, जो कि फोन पर किसी से बात करने लग जाती है। तो लोग उसके पीछे से बात करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही पतली है और वहीं बॉस आकर बोरा को उसका वजन कम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो वॉन्जू उनसे कहता है कि ये सारी बातें आपके मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि आपका पेट भी तो बाहर निकला हुआ है, जिसके कारण उसे काफी डांट भी पड़ जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों मिलते हैं और उनकी बातों से पता लगता है कि किम यंग और ली दोंगजा उनका विक्टिम नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही खुश हैं और अब शिन और वोरा बची। नेक्स्ट डे फिर कंपनी की तरफ से ही एक इवेंट होता है, जहां पर टाइम लेट होने की वजह से उनकी मॉडल चली जाती है, जिसके चलते मेकअप आर्टिस्ट गॉरिन को उनकी जगह मॉडल बनने के लिए कहती है। तो गॉरिन शिन से कहती है कि वो ये काम तभी करेगी जब शिन उसे डिनर के लिए लेकर जाएगी, जिसके लिए शिन भी मान जाती है। गॉरिन की वजह से उनका इवेंट भी काफी अच्छे से शूट हो जाता है और उसके बाद सब लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पे गॉरिन शिन को नोटिस करने लग जाती है कि वो तो कुछ खा ही नहीं रही होती है, बस सबसे खाने का ही टेस्ट पूछ रही थी। जिसके बाद वो ऑफिस पर उन दोनों को बताती है कि हमारा विक्टिम शिन है, क्योंकि वो ये सब कुछ पतला रहने के लिए ही कर रही है। नेक्स्ट डे फिर कंपनी का बॉस सभी एम्प्लॉयज को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर शिन फिर से कुछ नहीं खा रही होती है। तो उसका बॉस उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम्हें खा लेना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा पतली हो और बुरा तुम कुछ ज्यादा ही मोटी हो। जिसके साथ साथ बाकी के सारे एम्प्लॉयज भी उसके पतले होने पर टॉन्ट मारने लग जाते हैं और ये सुनकर तो शिन वहाँ से उठकर भाग जाती है। रिस्क मैनेजमेंट टीम उसके पीछे जाते हैं और अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वॉन्जू फिर उसके घर पहुंचता है, जहां पर शिन ने पॉइजन गैस रूम में छोड़कर रखी हुई होती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वॉन्जू फिर गैस को बंद करके शिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। शिन के होश आने के बाद वो उससे ऐसा करने का कारण पूछता है। शिन फिर उसे अपनी स्टोरी समझाने लग जाती है कि वो बचपन में बहुत ज्यादा मोटी थी और इसीलिए सब उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, जिससे कि परेशान होकर मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे वेट के कारण टेबल ही टूट गई थी और फिर मैंने हर हाल में पतले होने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी डाइट बहुत ज्यादा कम कर दी थी और मैं पतली भी हो गई, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ दिनों तक ही लोगों ने मुझे पसंद किया और उसके बाद वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए कि मैं कुछ ज्यादा ही पतली हो गई हूँ और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि लोगों को आखिरकार मुझसे प्रॉब्लम क्या है, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वॉन्जू उसकी सारी बातें आकर गॉरिम और सैम को बताता है, तो गॉरिम वॉन्जू को ये केस संभालने के लिए कहती है। वॉन्जू फिर वापस से शिन को जाकर समझाता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम इसके बारे में मत सोचो, ये बॉडी तुम्हारी है और तुम जैसा चाहो वैसे ही रह सकती हो। दुनिया को तुम्हें जज करने का कोई भी हक नहीं है और इसीलिए अब तुम्हें इस दुनिया की जजमेंट जेल से खुद को फ्री कर लेना चाहिए। और ये सब को सुनकर शिन भी समझ आती है और इस सिस्टम पर उसकी सुसाइड रेट कम होने लगती है और ग्रीन लाइट जल जाती है, जिससे कि वॉन्जू तो काफी खुश होता है।
नेक्स्ट डे फिर अपने ऑफिस में बैठा हुआ वॉन्जू सोच रहा होता है कि शिन को नाइट्रोजन गैस आखिरकार मिली कहाँ से होगी, और यही पूछने के लिए वो शिन के पास जाता है, जहाँ पर शिन उसे बताती है कि उसने पेनलेस डेथ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और वहीं से किसी ने मुझे रिप्लाई दिया, साथ ही उसने मुझे ये गैस देकर ऑनलाइन पेमेंट भी ले लिया। और ये सब कुछ सुनकर वॉन्जू ये सारी बातें जाकर सैम और गॉर्डन को बताने लग जाता है और उन्हें रोकने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन वो तो उसे साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है और ये तो वैसे भी इंसानों का मामला है। वॉन्जू उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और इसलिए वो खुद से उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस अफसर उसे वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं होता। जिसके बाद फिर वॉन्जू अपना ही दिमाग लगाता है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पेनलेस डेथ के आइडियाज मांगता है कि तभी थोड़ी देर में एक ग्रिम रीपर आईडी के नाम से उसे एक मैसेज आता है, जो कि फिर उसे एक ग्रुप लिंक भी देता है, जिसमें वॉन्जू फेक आईडी बनाकर सबके साथ में ऐड हो जाता है और देखता है कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो कि सुसाइड के आइडियाज मांग रहे होते हैं। ग्रिम रीपर वाला आदमी फिर उन्हें एक जगह आने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैं आप सभी लोगों के साथ में सुसाइड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे फिर वॉन्जू जैसे ही ऑफिस से वेपन लेकर सुसाइड वाली जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर ग्रुप वाले 3 बंदे होते हैं जो कि अपने फेक नाम बताते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है बीटा मेल, दूसरे का नाम होता है गुड बाय और एक सिनेस्टर नाम की लड़की होती है। सभी फिर अपनी अपनी सुसाइड की वजह बताने लग जाते हैं, तो जिसमें कि वॉन्जू भी फिर उन्हें एक झूठी कहानी सुना देता है और फिर वो बाथरूम जाने के बहाने से चेक करता है कि वो नाइट्रोजन वाला बंदा गैस लेकर आया है या नहीं। वॉन्जू भागकर फिर सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि सुसाइड से कुछ भी नहीं होगा। साथ ही सबको समझाते हुए कहता है कि अब भी तुम लोग अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हो। और ये सुनकर फिर गुड बाय और सिनेस्टर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बीटा मेल वहीं पर बैठा हुआ रहता है। वॉन्जू भी उस गैस वाले आदमी से लड़ने लग जाता है कि तभी बीटा मेल उसके सर पर पीछे से मारकर उसे किडनैप कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ सैम और गॉर्डन को अचानक से पता लगता है कि वेपन्स वाली जगह पे वेपन्स गायब हो गए हैं और वो लोग समझ आते हैं कि वॉन्जू का ही काम होगा जो कि उनसे अकेले ही लड़ने के लिए चला गया। जिसके बाद सैम बताता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लड़का जरूर ऐसा कुछ न कुछ करने वाला है और मैंने इसीलिए वॉन्जू के फोन में ट्रैकर लगा दिया था। जिसके बाद वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीटा मेल भी वॉन्जू को बता रहा होता है कि वही ग्रिम रीपर है और वो दूसरा आदमी तो सिर्फ नाइट्रोजन सप्लाई करता है और वो भी मेरे लिए। वॉन्जू से ऐसा करने का कारण पूछता है तो वो उसे बताता है कि मुझे बस ये सब कुछ करने में मजा आता है। और ये सुनकर तो वॉन्जू फिर उसे साइको बोलने लग जाता है। बीटा मेल हंसते हुए उसके पास आकर उसे बेहोश करने लगता है कि तभी गॉर्डन और सैम आकर उसे बचा लेते हैं अपनी धमाकेदार एंट्री से, जिन्हें देखते ही बीटा मेल तो वहाँ से भाग जाता है। गॉर्डन भी उसके पीछे जाती है और बहुत बुरी तरह से उसे पीट डालती है। सैम और वॉन्जू भी इसके पास आते हैं, जहाँ पर उन्हें आते हुए देखकर बीटा मेल के सुसाइड की नोटिफिकेशन उनके पास आती है और ये देखकर वॉन्जू से बचाने से मना कर देता है कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी नहीं बचाएगा जो कि लोगों को मारता है। लेकिन गॉर्डन उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन वॉन्जू मना कर देता है और इसी बीच बीटा मेल पॉइजन खा लेता है। और थोड़ी देर बाद ही पार्क बीटा मेल के पास आकर कहता है कि अब तुम नर्क जाने वाले हो, जिसके बाद ही तुम्हें तुम्हारे सारे पापों की सजा मिलेगी। और गॉर्डन से कहकर चला जाता है कि क्या तुम ऐसे ही क्रिमिनल्स को भी बचाओगी। गॉर्डन ये सारा फैसला जून पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है कि बीटा मेल को जीना चाहिए या मरना चाहिए। नर्क का नाम सुनते ही बीटा मेल जीवन की भीख मांगने लग जाता है और उसकी ये हालत देखकर वॉन्जू भी फिर एम्बुलेंस को कॉल करके बुला ही लेता है। ये देखकर बीटा मेल उसकी हालत पे हंसने लग जाता है। वॉन्जू से कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद दोस्तों सैम वॉन्जू को ड्रिंक्स करते हुए हम देखते हैं, जहाँ वो उससे कहता है कि पहले गॉर्डन भी तुम्हारी जैसी काफी इमोशनल डिसीजन लिया करती थी, लेकिन फिर टाइम के साथ वो चेंज हो गई। वॉन्जू से पूछता है कि क्या उसने सही किया। सैम उसे हाँ बोलते हुए कहता है कि उसे उसके कर्मों की सजा वैसे भी इस जन्म में मिल ही जाएगी। साथ ही वो उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि इसमें बीटा मेल के खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं। वॉन्जू उनको पुलिस को भेज देता है और वहीं बीटा मेल हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और लाइफ टाइम के लिए बेचारा बेड पर ही लेट जाता है। सैम वॉन्जू को बताता है कि ये अब से पूरे के पूरे 18 साल तक ऐसे ही बेड पर रहकर अपनी सजा को काटेगा। जिसके बाद वॉन्जू गॉर्डन को जाकर थैंक यू कहता है कि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट जो किया, और साथ ही उसके लिए कॉफी लेकर आता है, जहाँ वो देखता है कि ऑफिस में वो तो है ही नहीं, नीचे पार्क से बात कर रही है।
जहाँ पर पार्क गॉरिंग से पूछ रहा होता है कि वो उसे उसके सपने में क्यों दिखाई देती है। और ये सुनकर तो गॉरिंग भी काफी शॉक हो जाती है और पार्क से कहती है कि उसका उसके सपने से कोई लेना देना नहीं है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यानी कि दोस्तों कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो फिर नेक्स्ट डे वॉन्जू को अपनी माँ की याद आ रही होती है। उनसे मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर शॉप बंद करके जा रही होती है। वॉन्जू से बताता है कि वो उनका डेली कस्टमर है और वो शॉप क्यों बंद कर रही है। वॉन्जू की सिस्टर बोलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और इसलिए आज शॉप बंद रहेगी। और उसी टाइम पर उसकी सिस्टर के पास किसी का कॉल आता है, जहाँ वो फोन पर बोल रही होती है कि जी हाँ, मैं ट्यूशन देती हूँ। वॉन्जू के पूछने पर वो उसे बताने लग जाती है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और इसलिए मैं माँ से छुप कर ही ट्यूशन देती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वॉन्जू अपनी माँ को हॉस्पिटल में ठीक देखकर वापस से अपनी ऑफिस में आ जाता है, जहाँ उन्हें सुसाइड करने वाले की लोकेशन और साथ ही रेटिंग 15% पर मिलती है। और ये देखकर तो वो जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंचती हैं, जहाँ पर वॉन्जू अपनी बहन को एक ट्रक के सामने बैठा हुआ देखकर जल्दी से उसे बचाने के लिए उसके सामने बैठ जाता है कि तभी गॉरिंग और सैम भी अपनी पावर से उस ट्रक को रोक लेते हैं, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था देखने में। जिसके बाद गॉरिंग और वॉन्जू और उसकी सिस्टर साइड में पार्क में बैठ जाते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर के पास एक डॉगी होता है और वो उसी को बचा रही होती है। साथ ही वो बोलती है कि ये डॉग तो उसे रोज मिलता है, लेकिन इसका कोई भी मालिक नहीं है और इसलिए वो वॉन्जू से उसे रखने के लिए बोलती है। तो वॉन्जू से साफ इनकार करने लग जाता है, लेकिन गॉरिंग उस डॉग को ले लेती है कि तभी सैम आकर उसे पूछता है कि आपने इसे क्यों ले लिया। तो वो बताती है क्योंकि हमें इस डॉग के सुसाइड की नोटिफिकेशन मिली थी। और ये सुनकर तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर सभी लोग मिलकर उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं मिलता ही नहीं है। साथ ही फिर एक क्लिनिक वाली उस डॉग को चेक करके बताती है कि इसकी उम्र तो 13 साल है और इसे कोई बीमारी है, जिसके कारण इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर ये पालतू है तो इसे अपने घर का रास्ता तो पता ही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका ओनर इसे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। ये सब को सुनकर वॉन्जू जैसे ही उस डॉग के ओनर की बुराई कर रहा होता है कि बीमारी में भी वो उसे कैसे छोड़कर जा सकता है, ये सुनकर तो वो डॉग गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर ही भौंकने लग जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास भी डॉग है और उसका क्या नाम है, क्योंकि मेरे पास बहुत प्यारा सा डॉग है, उसका नाम बोबो रखा है मैंने। और इसीलिए आपके डॉग का जो भी नाम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी तो देखें कि आखिर हमारे कितने सारे सब्सक्राइबर्स डॉग लवर हैं। बैक टू द स्टोरी। उसके बाद गॉरिन वॉन्जू को जमादोंग जाकर उस डॉग की मेमोरी लाने को कहती है, क्योंकि भाई वो लोग सबकी मेमोरी का हिसाब जो रखते थे। वॉन्जू भी फिर डॉग की मेमोरी की पेन ड्राइव ले आता है और देखता है, जिससे गाइस ये पता लगता है कि उस डॉग का नाम कॉन्ग है और वो बचपन में ही खो गया था, जिसे कि एक सॉन्ग नाम के लड़के ने पाल लिया था। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर एक दिन कॉन्ग के कारण ही सॉन्ग का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ में चोट लग गई थी। और ये सब कुछ देखकर कॉन्ग को भी बहुत बुरा लगा था। बड़ा होकर सॉन्ग ने अपनी चोट पर एक टैटू बनवा लिया था और एक दिन उसे डॉक्टर से कॉन्ग की बीमारी के बारे में पता लग गया था। साथ ही वो कॉल पर भी बात कर रहा होता है, जहाँ पर कॉन्ग सब कुछ सुन लेता है और उसके बाद बारिश में भीगता हुआ वो नजर आता है। वॉन्जू ये सारी बातें जाकर गॉरिन को बताते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये कॉन्ग जानबूझकर घर से भागा है और इसीलिए अब आप एक ऐसे डॉग ओनर को ढूंढो जिसकी आंख पर टैटू बना हो। सैम सर्च करता है और उसे सॉन्ग के बारे में सब पता भी लग जाता है और वो गॉरिन को बताता है कि ये सॉन्ग भी कॉन्ग को 3 हफ्तों से ढूंढ रहा है। सैम फिर उसे कॉल कर अपनी लोकेशन पर बुलाता है। सॉन्ग भागता हुआ पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बस सैम और गॉरिंग ही है। गॉरिंग उसे बोलती कि फिलहाल तो कॉन्ग हमारे दोस्त के पास है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की है ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ वॉन्जू कॉन्ग को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सुसाइड करने का क्यों सोचा। जहाँ पर दोस्तों फ्लैशबैक से हमें ये पता लगता है कि सॉन्ग ने डॉक्टर से कहा था कि आपको कॉन्ग को बचाना ही होगा वरना मैं भी मर जाऊंगा, जिससे कि दोस्तों साफ हो जाता है कि कॉन्ग वहाँ से इसलिए भागा ताकि सॉन्ग उसके लिए अपनी जान ना दे, क्योंकि वो उसे मरते हुए जो नहीं देख सकता था। जिसके बाद फिर गॉरिंग कॉन्ग को आकर समझाती कि तुम्हारे जाने से सॉन्ग को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन वो टाइम के साथ ही हील हो जाएगा और अगर तुम बिना मिले ही उससे चले गए तो उसे सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। ये सब को सुनकर फिर कॉन्ग सॉन्ग से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही सॉन्ग कॉन्ग को देखता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे टाइम ना दे पाने के लिए सॉरी बोलता है और उनकी लाइफ को इतना हैप्पी बनाने के लिए भी उसे थैंक्स कहता है। कॉन्ग फिर जल्दी से उसकी गोद में आकर बैठ जाता है
और उसकी सुसाइड रेट कम हो जाती है। लिटरली दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी होगा अगर आप एक डॉग लवर हैं तो। तो फिर उसके बाद कॉन्ग की सोल को लेने के लिए ग्रिम रीपर पहुंच जाता है तो सैम और वॉन्जू से थोड़ा और टाइम मांगते हैं। 1.5 घंटे का टाइम देकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सॉन्ग कॉन्ग को आखिरी बार वॉक पर लेकर जाता है और अपने पुराने टाइम को याद करता है। और फिर ऐसे देखते ही देखते दोस्तों सॉन्ग की गोद में ही कॉन्ग अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। ग्रिम रीपर आकर उसकी सोल को ले जाते हैं और ये सब कुछ देखकर बाकी सब भी वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं जैसे कि अभी आप और मैं हो रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे वॉन्जू अपनी फैमिली से मिलकर डायरेक्टर के पास आ जाता है, जो कि उसे कॉफी देते हुए उसकी उदासी का कारण पूछती है। तो वॉन्जू उसे बताता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को आज बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो डायरेक्टर उसे समझाती है कि झेलना तो सबको पड़ता है और जो मुसीबतों से नहीं हारते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता है, और इसीलिए सारे के सारे ग्रिम रीपर भी काम कर रहे हैं। सैम और गौरंग भी अच्छे से काम कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने अगले जन्म में अच्छा रिवॉर्ड मिले। और वहीं सैम को हम एक लड़की के साथ में देखते हैं दोस्तों, जो कि उसकी पास्ट लाइफ में थी। और वहीं गौरंग भी पार्क को देखकर कुछ याद करती है कि वो उसकी पास्ट लाइफ में था। यानी कि यहाँ पर ये बात तो साफ है कि उसने पार्क से झूठ बोला था कि उसका उसके सपनों से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि दोस्तों कुछ तो था जो कि गौरंग सबसे छुपा रही थी, और वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगी अपनी अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो ना कि बस जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दो तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से जरूर भर दीजिएगा। और साथ ही आपको ये वाला ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अपने डॉग का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।